बढ़ाते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान की खास पेशकश कृषि दर्शन में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते हैं। हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए कुछ खास जो जानकारियां हैं हम आप तक पहुँचाने वाले हैं। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, आइए सबसे पहले नजर डालें हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। बताएं आपको कि दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह का उद्घाटन किया और साथ ही साथ जल पुरस्कार प्रदान भी किए। क्या कुछ खास रहा इस समारोह के दौरान, आइए दिखाते हैं आपको। विज्ञान भवन में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्रालय के राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू, मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार, देश भर के जल संरक्षण से जुड़े गणमान्य लोग एवं पुरस्कार विजेताओं ने भाग लिए। इस समारोह में 11 श्रेणियों में 41 विजेताओं को सम्मानित किया गया। उपराष्ट्रपति ने जल संरक्षण के संदेश को बढ़ाने के लिए दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले राष्ट्रीय जल मिशन के शुभंकर एनिमेटेड चरित्र पीकू की विशेषता वाली एक लघु फिल्म का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो प्रकृति के उपहारों का बुद्धिमानी से उपयोग सुनिश्चित करे। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमारी इष्टतम आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार जल के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने में मदद करेंगे और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने 2019 में इस मंत्रालय की शुरुआत कर हमारी संस्कृति के विचारों को बहुत ऊपर ले गए। हजारों साल से हमारी संस्कृति के अंदर ये बात थी। ऐसा डेडिकेटेड मंत्रालय होना, मैं समझता हूं, समय की आवश्यकता थी। He acted with vision, and I am happy and satisfied to indicate to you that vision is being executed by you all, by the ministers, by the bureaucrats, with zeal and enthusiasm. Results ground के ऊपर हैं। ये बहुत ही जबरदस्त बात है। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री जी ने हर घर जल योजना की बात की, तो माननीय मंत्री जी ने उपराष्ट्रपति निवास में एक चर्चा रखी। मैंने तुरंत उनके सचिव को कहा, मेरे गांव की स्थिति है, क्या बताइए। आई कैन शेयर विद यू ग्रेटेस्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन कि उन्होंने इमीडिएटली बटन क्लिक किया। जिला झुंझुनू
पंचायत समिति चिड़ावा, गांव किठाना, और फिर उस पर आ गया मेरे घर नल है। मैंने कहा कितने घरों में नल नहीं है, वो भी आ गया। ये अचीवमेंट छोटा नहीं है, ये अचीवमेंट आपके मंत्रालय के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी है। ये इंडिकेट करता है कि आज का भारत वो भारत है जिसकी कल्पना पहले किसी ने की नहीं थी, जो सपना देखा नहीं था, और हम सोच गए थे कि ऐसा कभी क्या हो पाएगा। अब दुनिया देखती है कि जो भारत में हो रहा है वो हमारे यहां कब होगा। जल जीवन मिशन है, जब देखता हूं कि इनका उद्देश्य क्या है, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड कंटिन्यूटी, ये 3 शब्द नहीं है, ये बहुत आवश्यक है, एंड इनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। मैं मेरी बताता हूं और आप लोगों से आग्रह करूंगा, पानी को गिलास में खाली मत छोड़िए। खाली गिलास में पानी अच्छा नहीं लगता। पूरा गिलास आपकी टेबल पर आता है, आधा पीते हो आधा छोड़ देते हो, ये संस्कृति ठीक नहीं है। मैं इतने अनुशासन में आ गया हूं क्योंकि मेरी धर्मपत्नी ने इस विषय पर पीएचडी कर रखी है। यदि अगर गिलास में पानी है तो वो मुझे मेरे दफ्तर में ले जाकर पीना पड़ेगा। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, हमारी दिनचर्या के अंदर हम इस बात को अपनाएं। शरीर को पानी की आवश्यकता है, उसमें कभी कमी मत कीजिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी कार्यक्रम में हो, कहीं भी भोजन हो, पानी पूरा आएगा, हम आधा पिएंगे। मैं समझता हूं जन आंदोलन का यह विषय जल आंदोलन को गति देगा। इस बदलाव में हर किसी की भागीदारी हो सकती है। इट डजंट नीड अ टूल, इट डजंट नीड कैपेसिटी बिल्डिंग, इट ओनली नीड्स अ थॉट प्रोसेस। माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से अपने भाषण में बताया और मुझे कहा कि मैंने समय ज्यादा लिया। मैंने कहा नहीं, आपने समय ज्यादा नहीं लिया, आपने समय कम इंकित किया था प्रोग्राम में। आपने हर सेकंड का सही उपयोग किया, जैसे पानी की हर बूंद का सही उपयोग करते हैं। आज के दिन हम संकल्प करें, पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, जिला परिषद स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और संसद के स्तर पर, कि हम इसको प्राथमिकता देंगे। हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट लीड बाय एग्जांपल। मैंने राज्यसभा के सभापति की हैसियत से हर संसद सदस्य को आह्वान किया है कि वो साल में कम से कम 100 पेड़ लगाएं और जानकारी दें। कुछ ने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ के मामले में मेरा होमवर्क और होने की आवश्यकता है, पर आप अंदाजा लगाइए कि हर जनप्रतिनिधि पंचायत से लेकर संसद तक यदि अगर ये काम करेगा तो सरकारी तंत्र को कितनी राहत मिलेगी। Their progress will not be arithmetic, their progress will be geometric. We have to develop this culture. दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, प्रतिभा की दृष्टि से भारत का कोई मुकाबला नहीं है। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, इस मौके पर मैं देश भर में जल के क्षेत्र में काम करने वाले उन सब लोगों का, जो सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो गैर सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं,
पंचायतों में व्यक्तिगत प्रयासों से काम कर रहे हैं। ऐसे सारे जल दूतों का भी अभिनंदन करता हूं, जिनके प्रयासों से देश में एक नई जल जन क्रांति का सूत्रपात हुआ है। मित्रों, जैसा हम सब जानते हैं, जल हमारे जीवन का आधार है और इसके बिना किसी भी स्वरूप में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आज पूरी दुनिया में जितनी संकट और चुनौतियां दिखाई देती, स्थूल सूक्ष्म जितनी भी तरह की चुनौतियां दिखाई देती है, उन सब चुनौतियों के बीच में यदि सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है और मानवता के सामने जो एक बड़े संकट के रूप में दूर तक दिखाई देती है, वो निर्बाध रूप से जल की आपूर्ति हो सके, ये एक बड़ी चुनौती हम सबके सामने है। जल की उपलब्धता को बनाए रखना, जल की गुणवत्ता को बनाए रखना और आने वाली पीढ़ियों को जल के निमित्त किसी तरह के संकट न खड़े हों, पूरे विश्व भर में से लेकर के अनेक स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं आज प्रसन्नता से ये बात कह सकता हूँ कि हमारी चुनौतियाँ बेशक बहुत बड़ी हैं। पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हमारी चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं। जैसा अभी इस फिल्म में दिखाया जा रहा था कि दुनिया के कुल पोर्टेबल वाटर का केवल 4% हिस्सा हमारे पास में है, जबकि 18% आबादी भी है और 18% से ज़्यादा कैटल पॉपुलेशन भी दुनिया के हमारे देश में। हमारे लिए चुनौती और भी गंभीर इसलिए है कि जिस तरह से दुनिया में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, उससे ज़्यादा बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन की गति भारत में है। हमारी चुनौती और भी गंभीर इसलिए है कि जियो स्पेशियल वेरिएशन हमारे भारत में बहुत गंभीर है, बड़ा है। एक तरफ उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र है जहाँ हर साल बाढ़ आती है, प्रचुर मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध हैं जिनको हम टैप नहीं कर पाते, और दूसरी तरफ जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वो राजस्थान का हिस्सा है। आदरणीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी जिस क्षेत्र से आते हैं, जहाँ वर्षा की न्यूनता है और शायद देश में सबसे कम बरसात होने वाले क्षेत्रों में से एक वो है। ये जो विभिन्नता है, ये जो विषमता है, इसके कारण से भी हमारी चुनौती और भी बड़ी है। हमारी चुनौती और भी गंभीर है क्योंकि हमारी भूगर्भ जल पर निर्भरता और भी ज़्यादा बड़ी है। हमारी चुनौती, और हम दुनिया का सबसे ज़्यादा भूगर्भ जल का दोहन करने वाले देश हैं। हमारी चुनौती और भी गंभीर इसलिए है कि हमारे यहाँ जिस गति से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, हम 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन और 3 ट्रिलियन से लगभग 3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है। और एक सधे कदमों के साथ में, सशक्त कदमों के साथ में, तय लक्ष्य के साथ हम 5 ट्रिलियन और आने वाले समय में 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने को जा रहे हैं। दुनिया भर की अगर आर्थिक प्रगति की हम समीक्षा करें और ऐसे सारे देश जिन्होंने आर्थिक रूप से प्रगति की है, उनकी प्रगति, अर्थव्यवस्था की प्रगति, ऊर्जा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं और जल की बढ़ती हुई आवश्यकताओं, तीनों का अध्ययन करें तो उन तीनों के ग्राफ एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होते हैं। और हम जिस गति के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और पूरा विश्व ये मानता है, IMF के वर्तमान में जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से इंडिया इज़ द ब्राइटेस्ट स्पॉट। जब पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हम आने वाले समय में दुनिया की तीसरी और उसके बाद में आगे और भी सशक्त इकोनॉमीज़ में एक होंगे, तब हमारे जल संसाधनों की आपूर्ति, जैसा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के उस वीडियो में जो भाषण का अंश दिखाया जा रहा था, जो उन्होंने अभी, हमने हाल ही में भोपाल में जो 2 दिवसीय कार्यशाला की थी, उस कार्यशाला में हमारा उद्बोधन करते हुए, हम सबको मार्गदर्शन देते हुए जो उन्होंने कहा था कि जल की उपलब्धता हमारे लिए चुनौती न बने, उसके लिए आज से हमें चिंता करनी पड़ेगी। इस दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बहुत तेजी के साथ में प्रयास किए। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ आपको बता दें कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं। और आपकी आमदनी में
इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब दिखाते हैं आपको हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में हम देश के जितने भी सफल किसान हैं उनकी दास्तानें आप तक पहुंचाते हैं। उम्मीद यही रहती है हमारी कि उनकी दास्तान को जानकर आप उनसे प्रेरित हो सकें और अपनी खेती किसानी में कुछ बदलाव करके आप भी आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। हरियाणा राज्य का एक जिला है सोनीपत। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर एक गांव है मनौली। इस गांव के किसान कुछ साल पहले तक परंपरागत फसलों यानी गेहूं और धान के सहारे ही जिंदगी गुजार रहे थे, इस उम्मीद पर कि उनके जीवन में कोई तो बदलाव लाने आएगा। इसी गांव में पवन कुमार ने एक किसान परिवार में जन्म लिया। बचपन में पवन कुमार को जब भी स्कूल से छुट्टी मिलती तो वे अपने खेत में जाकर अपने पिता का हाथ बटाते। फसलों की कटाई का समय तो उनके लिए किसी त्योहार की तरह था। गाँव में पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली चले गए। पढ़ाई करने के बाद वे दिल्ली में ही नौकरी करने लगे, लेकिन परिस्थितियों के कारण पवन कुमार को अपने खेतों की ओर लौटना पड़ा। गांव आकर उन्हें लगा कि यही भूमि उनकी कर्म भूमि साबित होगी। गांव आकर उन्होंने अपनी पुश्तैनी खेती करनी शुरू की, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई उन्हें आधुनिक खेती करने के लिए प्रेरित कर रही थी। क्या और कैसे किया जाए, इसके लिए पवन कुमार कृषि संस्थानों में चक्कर लगाने लगे, जहाँ उन्हें तमाम तरह की जानकारियाँ मिली। अब उन्होंने गेहूं और धान की खेती करने के बजाय सब्जियों की खेती करने का फैसला किया। ये फैसला उन्होंने खुद ही नहीं लिया, बल्कि उनके समूह के किसानों ने भी इसमें अपना समर्थन दिया। खीरा, शिमला मिर्च और अन्य सब्जियों की खेती उनके क्षेत्र में शुरू हुई। सब्जियों की खेती में पवन कुमार को अपार सफलता मिली। वर्ष 2000 में उन्होंने स्वीट कॉर्न और नई सब्जियों की खेती के नए नए तरीके सीखे। साथ ही पवन कुमार ने सब्जियों की खेती में सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाया, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ। पवन कुमार नई नई तकनीकों और आधुनिक विधियों को सीखकर अपने खेतों में लागू करते हैं। पवन कुमार ने पॉली हाउस के फायदों को सुनकर और देखकर पॉली हाउस में खीरा, शिमला मिर्च और फूलों की खेती करने लगे, जिसमें उन्हें काफी फायदा हुआ। उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे गांव को पुरस्कृत किया गया। पवन कुमार को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने हौसले के बलबूते उन्होंने हार ना मानी। अच्छी और गुणवत्तापूर्ण फसल पैदा करने वाले पवन कुमार अब स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो गए हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बताएं आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं।
जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब वक्त है नजर डालने का हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारी सरकार की बहुत ही बेहतरीन योजना है ये। अब इसमें आधुनिक तकनीकों का समावेश भी किया जा रहा है। कई किसान इससे जुड़े हैं और लाभ भी लिया है इससे। तो किस तरह से आप करवा सकते हैं अपनी फसलों का बीमा, आइए आपको बताएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है।
तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसके साथ आपको बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।